नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 मिठाई वाला। इस कहानी के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। आइए लेखक परिचय जानते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। वाजपेयी जी ने नियमित पढ़ाई सिर्फ मिडिल तक ही की थी। उन्होंने कई नौकरियां की और अपना लेखन जारी रखा। वे क्रमशः संपादक बन गए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे और उसके साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लेखन के लिए भी अपना भाग्य आजमाया। आइए पाठ में जाते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों में, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ, मिठाई वाला घूमता हुआ गाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। बहुत ही मीठे स्वरों में बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र विचित्र किंतु मादक मेलोडियस साउंड में मधुर ढंग से गाकर गाता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त गले से फूटा हुआ उपयुक्त गान सुनकर पास के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में लिए युवतियां चीकों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, छोटे छोटे बागीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल लेता। दूसरा भाग इस प्रकार है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे, प्रसन्न हो उठते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, पूछते इचका दाम क्या है। और इचका, और इचका, जब छोटे बच्चे होते तो तोतला बोलते हैं, जैसे कि इसका दाम क्या है, उनको बोलते हैं इचका दाम क्या है। और इसका, और इसका, और इसका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते अपने घर चले जाते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर गाता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति, सागर का जिसे वेव मारता है इसकी भांति उसका यह मादक गान, मेलोडियस सॉन्ग गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक, दिस साइड टू दैट साइड, लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर। बच्चा बोल रहा है, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला मुन्नू बोला और देखो मेला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला और देखो मेरा कैसा सुंदर है घोड़ा। दूसरे भाग में जानते हैं। दोनों बच्चे अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे अरे ओ चुन्नू, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। मुन्नू बोला, 2 पैसे में। उसका मतलब 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतनी सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया यह तो नहीं वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई।
फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। इसके दूसरे भाग में जाते हैं। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, एक ही मास्टर है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। और मुरली कितने बेचता है? 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? और मुरली वाला कैसा है? मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, 30 to 32 ईयर्स का होगा। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा पगड़ी बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई, है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। उसके दूसरे भाग में जाते हैं। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, याद हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौने ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ते हैं पार्क में खेलने गए हैं। चुन्नू मुन्नू भी लक्ष्य लगता है कि वे लोग भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? इस पाठ का दूसरा भाग इस पर। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। जब बच्चों ने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो दौड़ लगाकर भागने लगे मुरली लेने के लिए। उस समय किसी बच्चे की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, बच्चों का ग्रुप आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। मतलब हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला खुशी से गदगद हो उठा, बोला, देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने कि कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। इस पाठ का दूसरा भाग इस पर। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम सरप्राइज हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर है। कि दुकानदार चाहे लॉस उठाकर, हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? आप मुझ पर भला क्यों विश्वास करेंगे?
लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरलियाँ नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जल्दी से 2 ठो निकाल दो, 2 पीस मुरली निकाल दो। इस पार्ट का दूसरा भाग इस 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैये, तुमको वही देंगे। मुरली वाला बच्चों से बात कर रहा है। ये लो, तुमको वैसी ही न चाहिए या नारंगी रंग की? अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही निकाल रखी थी। ओ, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। मुरली वाला बच्चों को पैसे किसे मांगने हैं पेरेंट्स से, उनको बता रहा है। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुवन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई, मैंने आइडिया बताया। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। ओ, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी ले लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। इस पार्ट का दूसरा भाग इस प्रकार है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी, चुन्नू मुन्नू की मम्मी, मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा है। इसी समय मुरली वाले का तेज स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति, उसकी याददाश्त भी कम होती गई। दूसरा भाग इस 8 महीने के बाद, 8 मास के बाद, 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने लंबे बालों को सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, नोन था। झट से तुरंत ही रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी, उनकी बुढ़िया दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर, उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, ठहराओ मिस, रुकवाओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर, मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। चिक मीन्स पर्दे की ओट में, स्क्रीन की आड़ में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, सामने में आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं। मिठाई वाला मिठाई के बारे में उसका क्वालिटी को बता रहा है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के अलावा एक खांसी भी दूर करती है, कफ भी दूर करती है। कितनी दूं?
चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। 16 इज वेरी लेस, यू शुड गिव 25 इन 1 पैसे। इस पाठ का दूसरा भाग इस प्रकार है। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, दादी माँ ने बोला, 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं से 20 ही दे दो। ओके गिव मी 20 नॉट 25। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता भी नहीं, कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मिठाई वाले ने जवाब दिया, मैं पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। इस पाठ का दूसरा भाग इस। रोहिणी पर्दे की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज लेकर? मिठाई वाला खुशी और संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में, इन बिजनेस में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, एक खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। रोहिणी बोली, सो कैसे, बताओ कैसे, वो भी बताओ, कैसे मिलता है तुमको वो? इस पाठ का दूसरा भाग इस पर। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी कुछ ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुट घुट कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वे इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। तो सब आगे। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसुओं से भर उठे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए।
रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। काका तत्काल तुरंत ही कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदु स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। धन्यवाद।